जय हिंद। क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 का ये चैप्टर 3 है, जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य। इसका प्रश्न उत्तर हम करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि पहला पॉइंट है, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, अपनी सरलता के कारण उसने कई बार धोखा भी खाया है। वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता है। तीसरा पॉइंट है, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है, कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो उत्तर होगा, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि पहला पॉइंट है, कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा रहा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। दूसरा पॉइंट है, कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर होगा, पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। इसके बाद आगे है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो लाइन दिया गया है उसका भाव स्पष्ट करना है। जैसे देखिए, क है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर क्यों भाग गया। ठीक है, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर क्यों भाग गया है? तो यहाँ पर उत्तर होगा, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्द ही समाप्त हो जाता है। फिर ख है, ख प्रश्न, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इसका अर्थ होगा, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेमयी भोर बेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। इसके बाद आइए 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन से कवि क्या कहना चाहता है?
तो उत्तर होगा कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र है, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है, अतः वह अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को किसी से बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। इसके बाद आइए छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ठीक है, तो खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग हुआ है। इसके आगे है अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। कविता में बिंबों का प्रयोग किया है जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। ठीक है, यहाँ विडंबना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। फिर है मानवीकरण शैली का छायावाद की प्रमुख विशेषता है। इसमें मानवीकरण भी हुआ है। मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। उसके बाद है अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। इस प्रकार से मानवीकरण किया गया है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। जैसे हैं खिलखिलाकर, आते आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके आगे है अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। अब आइए 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो उत्तर होगा कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते जाते मुस्कुरा कर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्द ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर होगा इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। सरल और भोले प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर भी वे भोलेपन में जीते रहे। गंभीर
और मर्यादित, वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र बनाना नहीं चाहते थे। विनयशील प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर होगा, हमें महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। उनकी जीवन गाथा पढ़कर हमें यह जानने को मिलेगा कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए कौन सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और कैसे उसका सामना किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा आलो अंधारी बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, मेरा नाम तवांग है, मैं 14 साल का हूँ। मैं देहात में ही अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता हूँ। हमारा जीवन बड़ा ही कष्टमय है। मेरे गांव में किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा जैसे कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि न होने के कारण यहाँ का जीवन बड़ा ही कष्टप्रद है। हमारे गांव में बच्चों के लिए नज़दीक में कोई विद्यालय न होने के कारण हमें करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मुझे पढ़ाई के साथ खेत में माता पिता का हाथ भी बटाना पड़ता है। हमारा पूरा परिवार कृषि पर ही केंद्रित होने के कारण हम सभी को खेतों में भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। मैं और मेरे मित्र सुबह बड़ी जल्दी उठकर नदी से पानी भर कर लाते हैं। उसके पश्चात विद्यालय के लिए निकल पड़ते हैं। रोज़ विद्यालय से घर के रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। मैं और मेरे मित्र रोज़ उस मंदिर में जाते हैं। हमारे रास्ते भर शरारतें चलती रहती है। शाम के समय विद्यालय से लौटते समय हमें जंगल में सूखी लकड़ियाँ बटोर कर लानी पड़ती है और हमारे पशुओं के लिए हरा चारा भी लाना होता है। मेरे जीवन का यह लक्ष्य है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने गांव की तस्वीर बदलूंगा और अपने माता पिता के सपनों को सच करूंगा। मेरे माता पिता मुझे एक काबिल डॉक्टर बनाना चाहते हैं। गांव में पास में अस्पताल न होने के कारण सभी को बीमारी के समय काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।